हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। एंड ये आपका फर्स्ट टेस्ट जो होने वाला है एसीएफ प्लस रेंजर का टेस्ट 1, उसके लिए हमारे ये सेकंड डिस्कशन है। ठीक है, तो आपका पहले मैंने आपको कल बताया था किस तरह से छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को प्रिपरेशन करना है। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका जो पार्ट 2 है, जो पेपर 2 का जो हम लोगों ने पहला सेक्शन लिया है एनवायरमेंट का, उसकी कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आपका जो पर्यावरण वाला सेक्शन है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। सी आप लोगों को सिलेबस को दो चीज में थोड़ा सा समझना। वहां पर जो पर्यावरण वाला सिलेबस जो एनवायरमेंट का दिया है, आपका एक सेक्शन अलग से आपको एग्रीकल्चर भी मिलेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर जो अगला टॉपिक होगा, तो एग्रीकल्चर में वहां पे लिखा है इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी के बारे में कहां पर दिया है, आपके एग्रीकल्चर में दिया है पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, पारिस्थितिकी का थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको एग्रीकल्चर के रिक्वायर्ड है, बट इन्वायरमेंट के सेक्शन में आपको पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र का खाली जो आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता है, उसके बारे में बस थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर जब आप पढ़ेंगे तो ये जो इकोलॉजी वाला जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कई वीडियोस देख रहा था मैं, कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ बता रहे थे कि सर ये सब चीजें आ रही हैं, तो आपके सिलेबस में वो चीज नहीं दिया है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना हो, कहीं से देखना हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, बट वो चीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जितना सिलेबस में पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक टॉपिक को सिलेबस पे अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आपका कि ये जो एनवायरमेंट का जो सब्जेक्ट है, पर्यावरण वाला जो सब्जेक्ट है, इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है और इसमें आपको आपके एसीएफ के एग्जाम की डिमांड क्या है, पीएससी आपसे चाहता क्या है, इस पर्टिकुलर चीज में आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले वहां जो टॉपिक दिया है वो क्या दिया है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग सारा कुछ देखना है। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो क्या दिया है, आपका पोल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण, जो पोल्यूशन के बारे में दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो आपका दिया है वो क्या दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। और जो चौथा टॉपिक दिया है वो छुपा हुआ है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड वहां पर कुछ चीजें दे रखी है। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड, पर आपको यहाँ पर सेंसस नहीं पढ़ना है। पॉपुलेशन का यहाँ पर एक दूसरा एंगल दिया गया है, जहां पर जनसंख्या विस्फोट मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कहीं ना कहीं आपका 1980s के बाद जिस तरह से पॉपुलेशन का सर्कल रहा है, 1980s के टाइम से लेकर 2020 तक, इस समय भारत में जो भी पॉपुलेशन रिलेटेड चीजें हुई है, जनसंख्या रिलेटेड, इसके बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब जनसंख्या जो आपका क्या होता है निवारण करने के लिए जो अलग अलग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कैसे जनसंख्या को कंट्रोल करना है, किस तरह से हर एक जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक कैसे वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू मदद पहुंचाई जाए, तो उसके बारे में भी दिया है। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन है आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि आपका एनवायरमेंटल इकोलॉजी का है। और अगर इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे, आपका जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है टोटल, और जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका ये भी है। ठीक है, और ये 7 सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये आपके पेपर को डोमिनेट करेगा। कहीं भी देखेंगे तो ये आपका कम से कम 50 to 65 या 60, इवन हो सकता है 60 to 75 क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही कवर करे। तो अगर आप एनवायरमेंट को देखते हैं तो एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक मेजर वेटेज ले जाएगा आपके ओवरऑल, आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 150 क्वेश्चंस, अगर आपका डिवीजन भी सब्जेक्ट वाइज भी कर देंगे तो 20 क्वेश्चन ही मैक्सिमम दिख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन के अराउंड। तो हम यही लेके चलते हैं कि एनवायरमेंट में आपके 20 क्वेश्चन के अराउंड आपका आना चाहिए। ठीक है, 20 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 1-2, और या 1-2 कम हो सकता है, तो आपको फिर भी हम लेके चलेंगे कि 20 के अराउंड आपका कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। और इस 20 क्वेश्चन में से अगर मेरे से आप पूछते हैं कि सर कहां से ज्यादा आपका स्कोप दिखता है, तो मैं ये बोलूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा सा, और याद रखना है इसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट को जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डील करूंगा मैं, कि अलग अलग डिजास्टर्स हो रखे हैं भारत में, अलग अलग आपदा आई है, जैसे कि सुनामी था, जिस तरह से आपके बहुत बार बाढ़ आते हैं, तो कुछ कुछ फेमस है। ठीक है, जितने फेमस है उसको पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर जब पीएससी का एक सीएमओ का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर भी था ये चीज आपदा के लिए, पर वहां से पूछा क्या था, एक आपसे सुनामी के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, कि सुनामी का मेजर इंपैक्ट कहां देखने को मिला था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपदा प्रबंधन को हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट अभी एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो पॉपुलेशन वाला सेक्शन है, यहाँ से हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करके चलेंगे, पर यहाँ से आ सकता है जनसंख्या विस्फोट सिंपल सा पूछ सकता है, या ईयर पूछ सकता है उसके बारे में, या पॉपुलेशन वेलफेयर कोई प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है, कब चालू हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा देखेंगे। मैं सबके बारे में सोर्स वाइज बताने वाला हूं आपको कि किस चीज को कहां से पढ़ेंगे, तो आप उसमें से जाके उस पर्टिकुलर एक चैप्टर को देख लेना, वहां से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। पोल्यूशन, ये प्रदूषण वाला जो सेक्शन है, यहां से आपके क्वेश्चंस जो अगर हम लोग अगर 20 है उसके हिसाब से चलेंगे तो यहां से आप 4 से 5 क्वेश्चन, इवन 6 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके जो प्रदूषण से आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अगर प्रदूषण से यहां से 5-6 तक यहां तक जाता है तो ये जो आपका पार्ट है ये 2 से 3 रहेगा। अगर इसमें क्वेश्चन कम होते हैं तो आपके डिजास्टर या पॉपुलेशन में ये क्या करेगा, क्वेश्चन को बढ़ा देगा। तो आपका ये 3 टॉपिक मिलाकर आपका लगभग इन्वायरमेंट का 20 आपका 50% सिलेबस बनेगा और अकेला 50% आपके बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आने की चांस है, क्योंकि यहाँ पर मेजर नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका बायोडाइवर्सिटी से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने की उम्मीद रखती है कि आपका बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आएगा। इवन पीएससी ने भी पूछ लिया था इस वर्ड को किसने दिया है। ठीक है, तो वॉल्टर रॉसन ने दिया था इस वर्ड को। किन्होंने दिया था बायोडाइवर्सिटी को? वॉल्टर रॉसन। ये पीएससी का क्वेश्चन भी था इस बार। ठीक है, तो इसको भी एक बार और याद रखेंगे कि इस वर्ड को किसने दिया पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका 50% मतलब अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे तो क्या होगा, 10 क्वेश्चन तक, 10-11 क्वेश्चन या 9-10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कहां से कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी से। तो ये चारों सेक्शन की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, किसी को भी आप क्या नहीं कर सकते, कमजोर नहीं समझ सकते। ठीक है, दूसरी बात, जो ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो सेक्शन है, परिस्थितिकी तंत्र वाला, और ये सॉरी आपका जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में जिसमें दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको क्या करना है, इंग्लिश मीडियम मैंने बताया, ये आपको शंकर आईएएस की जो बुक है वहां से आपका अच्छे से ये प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, और बाकी इसके रिगार्डिंग जो मैं क्वेश्चंस दूंगा तो उस समय क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से फ्रेम करूंगा ताकि आपको मैं सारे के सारे जितने भी टॉपिक दिए सारे टॉपिक को उस क्वेश्चन के डिस्कशन में पढ़ा सकूं, या उसकी जगह उस समय आपको बता सकूं कि इस टॉपिक में क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो और हिंदी मीडियम मैंने आपको कल ही बताया था राजगोपालन, तो आप उस पर्टिकुलर बुक से भी इस चीज को देख सकते हैं। लास्ट वीडियोज में मैंने बुक के नाम मेंशन किए। कुछ लोग और भी जैसे दृष्टि आईएएस की अगर हैंडबुक आती है एनवायरमेंट की, अच्छी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके थ्रू जा सकते हैं। पोल्यूशन, अगेन अगर पोल्यूशन को देखेंगे तो इसमें क्या है, अलग अलग दिया हुआ है कि आपको कौन सा पढ़ना है। मृदा प्रदूषण मतलब सॉइल पोल्यूशन, आपका एयर पोल्यूशन, तो डिफरेंट अलग अलग पोल्यूशन के बारे में दिया है। ये भी आपका इसी बुक से कवर हो जाता है। ठीक है, जो भी आप 2 बुक बता रहे हैं हम आपको पहले, तो ये सेम बुक में ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप वहां से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका पोल्यूशन में एक और पार्ट आएगा, ठोस अपशिष्ट मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये भी इसमें दिया हुआ है। इसके लिए 2016 से लेकर बहुत सारे रूल्स आए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग नियम निकाल रहे हैं गवर्नमेंट, तो उस रूल्स को एक बार देख लेना कौन कौन सा रूल अभी इस टाइम पे लागू है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कौन सा रूल अभी लागू है, 2016 का, 2017 का, 18 का, 19 का। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बुक से देख लेना। वैसे 2016 लागू है, फिर भी आप क्या करना है, इसको आगे को देखते जाना है कि कौन सा चेंजेस तो नहीं हुआ कहीं पर। प्लास्टिक वेस्ट के लिए कौन सा है, तो वो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करते हुए इस बुक से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। रही बात आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन और ये पोल्यूशन पॉपुलेशन वाला, तो अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप कोई भी ज्योग्राफी की बुक देखिए, वहां पर ये चीज आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगी, ज्योग्राफी की बुक में मिलेगी। और मोस्टली अगर मुझसे पूछेंगे कि भाई आपका एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो खुल्लर में ये चीज बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, खुल्लर की जो बुक है डीआर खुल्लर की बुक में, या ज्योग्राफी की बुक आप लोग माजिद हुसैन और वगैरह भी प्रेफर करते हैं कई लोग, तो पढ़ सकते हैं। एकदम जनरल वाली मत पढ़ लेना जो एनसीईआरटी की समरी बना के रखे, एनसीईआरटी में दिया है, बट क्योंकि आपका यहाँ पर थोड़ा सा डीप पूछा जाएगा तो खुल्लर तक थोड़ा सा जा सकते हैं। एक चैप्टर पढ़ना है, खाली एक चैप्टर, उसमें दोनों के लिए एक चैप्टर दिया है। और ये जो पॉपुलेशन वाला पढ़ेंगे तो उसमें आपका स्कीम्स को देखना है, आपको पूरा का पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो कितना, सेंसस में कौन सा स्टेट में ज्यादा है, किसमें कम है, वो सब नहीं पढ़ना है। 80 से लेकर आपको क्या देखना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट जब भारत में हुआ तो उसके बाद से किस तरह से उसको निवारण के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, खुल्लर से देख सकते हैं। खुल्लर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी कहीं पर आप अगर खोजेंगे तो उससे ये 2 चैप्टर से प्रिपेयर कर लेना। या तो आप जो भी बुक से करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर और कोई बुक पढ़ रहे हैं जिसके पास भी जो भी बुक है, तो ये वहां से बहुत अच्छे से जाएगा। और बाकी ये दोनों चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी और पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर जो पहले वाली बुक बताया मैंने उस तरह से जाएंगे। तो ये चारों के चारों सेक्शंस को प्रिपरेशन कुछ इस डायमेंशन में करना। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को, मतलब आपका बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर चल के थोड़ा सा देखते हैं कि उस टॉपिक्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और टॉपिक के अंदर आपका एग्जाम मांग क्या रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका बायोडाइवर्सिटी से मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे डील करूंगा। हम लोग अब इसमें देखते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी, जो आपकी जैव विविधता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उस चीज को समझते हैं एक बार अच्छे से। बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखिए, बायोडाइवर्सिटी के अंदर पहले तो आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन जो है उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। और डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर इसके प्रकारों में 2 चीज के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। एक है अनुवांशिक मतलब आपका स्पीसीज, और दूसरा क्या है आपका परिस्थितिकी मतलब आपका जेनेटिक। तो इन दोनों की डाइवर्सिटी
याद रखना, इसको आप इजीली समझ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। बिलासपुर IAS एकेडमी, इसका वीडियो मेरे द्वारा खुद लिया गया था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। भले कि हमने CGPSC मेंस के नाम से बनाया था उसको, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, आपको इस टॉपिक में एक भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप अगला टॉपिक देखते हैं तो उसमें क्या दिया है, बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया मतलब आपकी क्या है, जैव भौगोलिक वर्गीकरण किस तरह से है भारत की। तो भारत की जैव भौगोलिक वर्गीकरण को देखेंगे तो देखिए टोटल ऐसे देखा जाएगा तो 26 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उसमें से आपका 10 इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। टोटल 26 में किया गया, जिसमें से 10 इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो पूरा का पूरा आपका, जहां पर भारत के जो वन के प्रकार है, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, भारत के वनों के प्रकार, उन वनों के प्रकार के आधार पर वहां पाए जाने वाले जीव जंतु के आधार पे क्या किया गया है, बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फॉरेस्ट टाइप को मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी अपने वीडियोस में, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरह से होगा। जो आपका क्लासिफिकेशन है इसके लिए मैं देखता हूं, अगर अभी थोड़ा सा फ्री अगर हो गया तो मैं इसके लिए जरूर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बाकी जो मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं वहां पर मैं पूरा का पूरा एनवायरमेंट एक बार अच्छे से लेकर जाऊंगा। अभी फिलहाल जब तक वो चीज नहीं आ रही, आप क्या कर सकते हैं, 3-4 वीडियोस मेरे पड़े हुए उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा। थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड पढ़ाया था मैंने, पर इसको प्री के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड और आपका क्या करने वाला हूं, पूरा का पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लेवल के बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, तो उन क्वेश्चन को कवर करते हुए क्लास पे सारा का सारा चीज कवर कर जाऊंगा, ठीक है। फिर भी अभी आपको क्या करना है, इसको ये 26 है टोटल और ये 10 है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कहां पर किस तरह से। और ये 10 में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलेगा, मैंग्रोव। भारत में जो क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव को पढ़ लेना कौन से इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो देखना है वो रत्नागिरी को जरूर देख लीजिए, ठीक है। जो रत्नागिरी का मैंग्रोव है ये कहां पे है, क्योंकि यहां पर अभी क्या आया था, अभी जस्ट 2 आपके साइक्लोन आए हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन में, तो 2 अभी आपके क्या आए थे, चक्रवात आए थे, जिसमें से अम्फान आया था। और अम्फान ये रत्नागिरी और क्या बोलते हैं आपके रत्नागिरी के पास ही टकराया था। तो रत्नागिरी मैंग्रोव उसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया था उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने में, तो आपको रत्नागिरी को देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ दूसरा क्या है, भितरकनिका मैंग्रोव। आप लोग को सुंदरबन पता होता है, ये भितरकनिका मैंग्रोव कहां पर है, इसको देखेंगे तो ये आपका आता है उड़ीसा कोस्ट में। तो इन दोनों को भी थोड़ा सा देखते हुए जाएंगे जब इनके प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं प्रकार के आधार पर देखिए, अगर अक्सर प्रकार को समझेंगे अच्छे से तो बायोडाइवर्सिटी में ना क्या किया गया है, यहाँ पर अगर सिलेबस को देखेंगे 3-4 टॉपिक ना अगर एक चीज को पढ़ लेंगे तो सब कवर हो जाएगा। अगर आप इसके हिसाब से पढ़ेंगे तो यहीं पर आपको क्या समझ जाएगा, भारत का क्यों एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, मतलब इतनी ज्यादा बहुलता या विविधता क्यों है भारत में, इसी टॉपिक से आपको समझ जाएगा, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या एक और टॉपिक दिया है, लोकल डाइवर्सिटी, मतलब भारत में जो स्थानीय बहुलता दी है, इसकी जैव बहुलता है उसके बारे में। तो वो भी क्या है, अगेन यही 10 रीजन तो है ना, यहीं पर जो भी जानवर मिल रहे हैं, जीव मिल रहे हैं, पशु मिल रहे हैं, पक्षी मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को थोड़ा सा पढ़ते हुए चलना है और वो चीज समझ आते जाएगा। तो आपको ये दोनों टॉपिक वहीं से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा से मेंस ओरिएंटेड टॉपिक होते हैं अगर आप उसका देखेंगे पीएससी का, और यहाँ से बेसिक क्वेश्चन अगर कुछ उठेगा तो क्या उठेगा, किसी जैसे आपको क्या देगा, चंदन की लकड़ी, ठीक है, चंदन की लकड़ी मतलब सैंडलवुड, तो सैंडलवुड में पूछ लेगा ये किस तरह के वनों में पाए जाते हैं, तो ठीक है, तो उस तरह से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। या आपसे क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि जो हैंगुल है, हैंगुल जो है ये जो जीव है ये कहाँ पे मिलता है, तो आपको क्या होगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जीव को क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग बोलते हैं और कश्मीर कुछ क्षेत्र में मिलता है। तो आपको इस तरह से कुछ जीव और इन प्रजातियों के बारे में पढ़ना है। बट अगेन इसको भी पढ़ने के लिए एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है आपके अंदर, जहां पर आपको क्या पढ़ना है, थ्रेटन स्पीसीज, मतलब ऐसे कौन सी प्रजाति है भारत में जो कि या तो विलुप्ति के कगार पे है या विलुप्त होने के वहां पे खड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसमें थ्रेटन स्पीसीज को भी थोड़ा सा देखते हुए चलना है, ठीक। क्या करना है आपको, थ्रेटन स्पीसीज के बारे में भी वहां से देखना है, जितने भी आपकी या तो विलुप्ति के कगार में हैं या विलुप्त हो चुके हैं, तो वो कौन कौन से जीव जंतु हैं उनको देखना है। तो भारत में टोटल आप याद रखना कि 9 जो जानवर के प्रकार हैं, जो 9 मतलब आपके जो टोटल 9 जानवर हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जिसमें से एक आपका क्या आता है, गिद्ध, वल्चर का भी कुछ प्रजाति हैं गिद्ध के, और इसको भी आपका पीएससी प्री में पूछा था कि ये विलुप्ति के कगार पे क्यों है, क्योंकि क्या है, डाइक्लोफेन जो है इस ड्रग्स के कारण उसको वो खाते हैं, उनके गले पे फिर क्या होता है, वो चोक डाउन हो जाता है उनका गला और वो धीरे धीरे मर जाते हैं। और ये भी जो डायरेक्ट नहीं खाते इस दवाई को, उसमें क्या होता है, एनिमल जो होते हैं, बाकी गाय या जो मवेशी होते हैं, उनको जो दर्द होते हैं, उनके दर्द को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, किसान उनको ये दवाई खिलाते हैं, और उनके जब डेड बॉडी को ये खाते हैं वल्चर, तो उनको क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो मर जाते हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा समझना है और इस चीज को भी आप पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, मेगा डाइवर्स, और ये मतलब आप इसको बस पढ़ लेना, ये जो क्लासिफिकेशन है, और यही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। थोड़ा सा इसमें डेटा है कि हाँ भारत में कितने प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं, किसी पौधों की, फूलों की, या कितने प्रकार की प्रजाति हैं आपके जानवरों की, तो इसमें ये सब चीजों को देखना है, ठीक है। दूसरा अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो लॉयन, मतलब आपकी जो
शेर है, शेरों का एक सेंसस हुआ है, लॉयन सेंसस, तो लॉयन सेंसस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। टाइगर के सेंसस हुए तो उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे, लास्ट ईयर हुआ था कि इनके बारे में किस तरह से कंजर्वेशन हो रहा है या किस तरह से आपका काम चल रहा है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में आपको ये सारी चीजों को देखना है। इसके बाद अगर आप बायोडाइवर्सिटी की और बात करेंगे तो देखिए इसमें कुछ वो चीजें भी दी हुई हैं कि सोशल वैल्यूज क्या है, मोरल वैल्यूज क्या है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन, मतलब जब आप वनों को बनाते हैं या उसके संरक्षण करते हैं तब उससे आपको क्या फायदा होता है, और जब वनों की आप कटाई करते हैं, वो सारे करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, आपसे क्या होगा, क्वेश्चन दे देगा कि आपका जो फायरवुड है, मतलब आप जो लकड़ी लाते हैं जंगल से जलाने के लिए, जलाऊ लकड़ी, ये आपका कौन सा एप्लीकेशन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है या दोनों है। ठीक है, आपका ये दोनों है या वो है, तो आप इसमें फिर आप क्या टिक मारेंगे, ए मारेंगे, 1 मारेंगे, 2 मारेंगे या बोथ। तो आपको देखना पड़ेगा कि जलाऊ लकड़ी जो है ये वनों को संरक्षण करते हैं, उसके कारण हम वहां से ला पा रहे हैं, या डिस्ट्रक्शन करते हैं, तोड़ते हैं तो वहां से लाते हैं, या ये दोनों हो सकता है। तो एक प्रकार से, या यहाँ चौथा लिखेगा नीदर वन नॉट टू, या ये दोनों ही नहीं होगा। तो जलाऊ लकड़ी अब वो आपको डिपेंड कर रहा है कि या तो अब उसको लकड़ी को इस तरह से ऐसा कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, पर वो डिस्ट्रक्शन जब हो रही, जब वो टूट रही तब यहाँ ला रहे हैं, या तो हो सकता है उसको बीन कर उठा के ला रहे हैं। तो समझना पड़ेगा उसको, क्वेश्चंस को उस तरह से, और इसमें आंसर फिर क्या आएगा, आपका बोथ आएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल से भी आपको क्या नहीं करना है, एकदम जंप नहीं करना है, थोड़े से इस एप्लीकेशन को, जब ये चीजों को पढ़ेंगे तो देख लेना किसको कंस्ट्रक्टिव के अंदर रखा है, किसको डिस्ट्रक्टिव, सिर्फ नाम याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा एक वर्ड दे देगा और इस तरह से क्वेश्चन बना देगा, और उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को पिक करके आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को यहां तक बायोडाइवर्सिटी की चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग चलेंगे जो आपके भारत में या पूरे वर्ल्ड में भी देखेंगे, तो वर्ल्ड में भी अगर आपको देखना, लिखा है वर्ल्ड का डाइवर्सिटी और वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी, और आपको एक वर्ड दिया है हॉट स्पॉट। ठीक है, जो आपके हॉट स्पॉट्स होते हैं, तो ये हॉट स्पॉट्स को अच्छे से पढ़ लेना। भारत में जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं टोटल आप लोगों को पता ही होगा, आपका वेस्टर्न घाट्स वाला और श्रीलंका, वेस्टर्न घाट श्रीलंका हॉट स्पॉट, आपका क्या आएगा, पूर्वी हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग हॉट स्पॉट है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप इसको वहां से देख लीजिए, एक शब्द भी उसके आगे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस शब्द को किसने दिया है, या हॉट स्पॉट को अच्छे से पढ़ लेना, किसने दिया है, नॉर्मन मेयर, वो भी आप मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, वहां से आपका ये चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस टाइप के टॉपिक्स को आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी में। फिर आपके कुछ प्रजातियों के बारे में मैंने पहले ही बताया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। कंजर्वेशन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, जैव संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे, कंजर्वेशन, और ये कंजर्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि संरक्षण में आपके क्या आते हैं, एक होता है आपका एक्स सिटू, मतलब, और एक तरफ होता है आपका इन सिटू, मतलब आपका क्या है, एक्स सिटू में क्या होता है, प्रजाति को जिस जगह में वो पाई जाती है वहां से बाहर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है, इन सिटू में उसी जगह में इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि आपका क्या होगा, अगर एक्स सिटू बात करूं, बाहर जाकर जाए तो बॉटनिकल गार्डन, कुछ गार्डन्स बनाए गए हैं बॉटनिकल गार्डन, आपके क्या होते हैं, जू में क्या होता है, आपके जानवर को जंगल से लाकर जू में रखा जाता है और वहां पर उनका संरक्षण किया जाता है। तो इन सिटू कौन कौन से, उसको भी देखना है। और इन सिटू, एक्स सिटू से बाद एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर संरक्षण आप प्रजाति या जानवर को देख के करते हैं, पर अगर आप टोपोलॉजिकल या नॉन टोपोलॉजिकल कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, आप केवल इनको ही, जानवर को देख के नहीं, जानवर से रिलेटेड जो संबंधित और भी चीजें, मतलब उसका फूड चेन, कि वो क्या क्या खाएगा, उसका फूड वेब, ठीक है, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सारे चीज को देखकर उसकी संरक्षण करते हैं, उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल या नॉन टोपोलॉजिकल, उसके अंदर आते हैं। तो ये तीनों के या ये चारों चीजों को कवर करेंगे। हम बाकी जो मैं अपना क्लासेस लूंगा उसमें भी मैं आपको सारा चीज कवर कराऊंगा, पर जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, जो नॉर्मल टेस्ट ले रहे हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से, ताकि ये सारे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक और आपका बायोडाइवर्सिटी मेजर वेटेज रहेगा, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ इस पेपर में, तो आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ जब पढ़ेंगे तो यहीं पर आपका क्या आएगा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, तो इनका भी थोड़ा सा नाम याद कर लेना, बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कौन कौन से, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे और उसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आप क्या करना है, ये पूरे के पूरे एंगल को लेते हुए थोड़ा सा पढ़ना है, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, और आपका जो आपका क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का रिस्पेक्ट है, वो छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में जब फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, अपने बायोडाइवर्सिटी की प्रिपरेशन करनी है। अब हम लोग देखते हैं आपका जो उसके बाद का टॉपिक है पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन को और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, तो पॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसको थोड़ा सा बात करेंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करेंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को यहाँ तक बायोडाइवर्सिटी क्लियर होगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आपका जो अगला टॉपिक है, अगला क्या है आपका पॉल्यूशन, और आपका जो दूसरा एक और सेक्शन बचता है उसके बारे में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या देखना है हमको, पोल्यूशन, जो प्रदूषण है इसको समझना है। ठीक है, तो प्रदूषण को समझने के लिए सबसे पहले अगर इसको देखेंगे प्रदूषण को, तो आपको क्या देखना है, प्रदूषक क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट,
तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट के प्रकार पढ़ लेना, टाइप्स, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 मतलब आपके प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, जो पहले से उपस्थित है और जो पहले से उपस्थित उनमें कुछ परिवर्तन होकर एक नया प्रदूषक बनता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये दोनों को अच्छे से समझ लेंगे कौन कौन से हैं। इसके बाद आपके अगर टॉपिक को देखेंगे तो वहां पर क्या दिया है, रीजन पूछा गया है कि क्यों होते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण के रीजन क्या होगा, इसको अलग से नहीं, क्या करेंगे, जब टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रकार को देखेंगे, जब आप ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जब प्रकार को देखेंगे तो उन प्रकारों में आप क्या करेंगे, रीजन देखेंगे, उसका ह्यूमन मतलब इंसान उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, तो उसे कंट्रोल क्या है, वो प्रदूषण कितना हार्मफुल हो सकता है, वो सारी चीज को आप लोग अलग से पढ़ेंगे। और जो प्रकार पढ़ना है इसमें आपको क्या करना है, एयर पॉल्यूशन मतलब हवा, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को अच्छे से समझेंगे। और जब वायु प्रदूषण पढ़ेंगे तो बहुत सारा पढ़ ही लेना, लेकिन इसके साथ साथ क्या देख लेना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी का क्या रोल है, और सीपीसीबी एक वो लिस्ट जारी करती है NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अंदर कौन कौन से गैस आते हैं ये प्लीज अच्छे से आप लोग देख लेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं, अगर क्वेश्चन कल को आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पक्का ऑप्शन होगा, वहां से वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा, पर फिर भी आप एक बार उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, सीपीसीबी का जो है। इसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन के साथ साथ अगर देखेंगे तो वाटर, तो जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन एक जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रखा है, ठीक है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन और जल प्रदूषण को अगर देखेंगे तो वो एक अच्छे से वहां से कवर करेंगे। जब आप लोगों को इसके बाद की जो टॉपिक देखेंगे, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, तो इसमें देख लेना, ऑयल स्पिल्स भी देख लेना, जो आपके रिसाव हो जाते हैं तेलों के, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। सॉइल पॉल्यूशन में देखेंगे, जब मृदा प्रदूषण में, तो मृदा प्रदूषण में सॉइल हेल्थ कार्ड जो है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी तो भारत में जो वहां जहाँ पर है उसकी दिक्कत को देखते हैं, पर सॉइल हेल्थ कार्ड को भी देखते हुए चलेंगे। मैं आपको जो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, जो जहां पर आप क्या हो सकता है रेगुलर टॉपिक्स के बियॉन्ड ना पढ़े, उस चीज को छोड़ दें और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, अभी अगर देखा जाए प्रदूषण के आधार पर सबसे ज्यादा तो आपका क्या चल रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये प्लास्टिक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और प्लास्टिक के जो सबसे छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबीट्स, ठीक है, माइक्रोबीट्स। और ये माइक्रोबीट्स से सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां पर होता है, आपके ओशियन में होता है, ठीक है, समुद्र के अंदर। तो ये याद रखना, ये पूछ भी सकता है ये क्या चीज है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप पढ़ेंगे। प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी अच्छे से कवर कर लीजिए। अगेन शंकर में आपका ये अच्छे से दे रखा है, और इन सब के रूल्स दिए हैं, इसको किस तरह से निवारण करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसको भी देख लेंगे किस किस साल का लागू है, ठीक है। इसके बाद आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन, और ये न्यूक्लियर ना फेमस है छत्तीसगढ़ पीएससी का, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो ये न्यूक्लियर से पूछते हैं। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन में देख लेंगे, और न्यूक्लियर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वर्ल्ड में, जैसे कि चेरनोबिल था, ठीक है, चेरनोबिल, तो ये सारे चीज को देख लीजिए कि कहाँ पर है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन क्या होते हैं। डिजीज थोड़ा सा देख लेंगे जो आपके प्रदूषण के कारण होते हैं, और वो भी मोस्टली पानी में देखने को मिलेगा। तो मरकरी, अगर मरकरी निकल जाता है उससे क्या होता है, मिनी माटा डिजीज, ठीक है, कैडमियम से होता है इतई। तो इस तरह से जितने भी डिजीज हैं, थोड़ा सा डिजीज को प्रिपेयर कर लेंगे जो प्रदूषण के साथ साथ। तो प्रदूषण में प्रदूषक, उसके प्रकार, और जितने भी डिजीज हो रहे हैं और उसका किस तरह से निवारण है, ये चारों टॉपिक को कवर करके जाएंगे। आपका सिलेबस में जितने टॉपिक दिए उसको एक बार देख लेना अपने साथ, और हमेशा सिलेबस को एकदम ना अपने गले में बांध के रखो, जैसे कि एक टेलर अपना टेप रखता है, उस तरह से भी आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को अपने गले में रखना है, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो, कोई कहीं पर छूटे ना, जिसमें भी डाउट है तुरंत उसको क्लियर कर सकें, ठीक है। इसमें एक दो और भी दिए हुए हैं प्रदूषण के बारे में, तो उसको भी आप लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो प्रदूषण में आपको ज्यादा इसमें ध्यान रखना है, एयर पोल्यूशन में। अब इसके बाद कुछ ना फेमस चीजें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषण में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मेजर ग्रीन हाउस गैस हैं, और मेजर ग्रीन हाउस गैस अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें वाटर वेपर को भूल मत जाना। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस में है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये रखना है, वाटर वेपर को भी देखना है। ग्रीन हाउस गैस देखने के बाद आप कहां पर जाएंगे, आपका एयर पॉल्यूशन में ही एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन को भी अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है भी ये टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि इसमें कौन कौन से गैसेस हैं, क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। तो गैसेस वगैरह को यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो आपको क्या है, ग्रीन हाउस गैस और एसिड रेन को अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला, तो उसको बोलते हैं स्मॉग। तो ये स्मॉग को भी देख लेंगे। इसमें क्या होता है, फॉग, जो फॉग होते हैं प्लस स्मोक, तो स्मॉग, तो ये स्मॉग को भी देख लेंगे, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपका एयर पॉल्यूशन के अंदर आप देख लीजिए, जिससे कि आपका ये चीज भी क्लियर हो जाए, और ज्यादा उसमें टॉपिक इधर उधर आपको जाना नहीं है। जो बुक्स मैं बता रहा हूँ वहां पर ये सारा चीज दे रखा है, बस आपको एक बार उसको उठा के खोल के पढ़ना है, और वहां से क्वेश्चंस भी सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी वहां से लगाते जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपका अगला टॉपिक है इसी पेपर में, उसका नाम क्या है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट,
ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है अगर आपदा प्रबंधन देखेंगे, क्योंकि इससे पहले देखो आपको आपदा प्रबंधन में सबसे पहले क्या देख लेना, NDMA 2005 का इसका जो एक्ट 2005 और 6 का, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो NDMA को देख लेंगे अच्छे से उस एक्ट को। और अभी याद रखना उसी एक्ट के आधार पे जो NDMA का एक्ट है उसी का सेक्शन 6 लागू होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या लगाए हैं, भारत में लॉकडाउन लगा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका क्या है, कोविड-19 जो है वो भी इंक्लूडेड है। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ये कोरोना वायरस जो है इसके रिलेटेड भी देख लीजिए NDMA के साथ साथ। वैसे टॉपिक में मेंशन नहीं किया गया, टॉपिक में अलग से दे दिया 4-5 टॉपिक, बट NDMA को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि NDMA की अपनी खुद की एक टीम होती है जिसको बोलते हैं NDRF, जो फोर्सेस आते हैं कहीं भी बाढ़ होता है तो लोग बचाते हैं। तो ये NDRF की फोर्सेस में कौन कौन से बल के लोग हेल्प करते हैं, सशस्त्र सीमा बल है या कौन कौन से कहां से इसमें ग्रुपिंग आती है। ये NDMA का हेड कौन होता है, ये क्या वो आपके होम मिनिस्टर होते हैं या आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। अभी आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे जब इस चीज को देखेंगे कि होम मिनिस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि आपका काम कौन कर रहा है। अभी आप जो भी लॉकडाउन था सब चीज लग रहा है तो वो सारे के सारे आके प्राइम मिनिस्टर आके वहां पर बोल रहे हैं, बट इस एक्ट को चला कौन रहा है, तो होम मिनिस्ट्री चला रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अक्सर, इसको इसलिए बोल रहा हूँ, इसको एक बार क्लियर करके आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स में जाएंगे, जहां पर आपदा के अलग अलग प्रकारों की बात करेंगे। तो साइक्लोन जो आपका चक्रवात है, तो चक्रवात अभी कंटिन्यूसली 2 आ रखा है, तो उन दोनों चक्रवात को के हिसाब से अच्छे से पढ़ेंगे, और ये साइक्लोन आने का चांसेस भी है, ठीक है, क्योंकि अम्फान भी था और अभी एक सुपर साइक्लोन आया, तो हो सकता है कि सुपर साइक्लोन क्या होता है ये पूछ ले, ठीक है। एक नॉर्मल चक्रवात और सुपर साइक्लोन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। विंड स्पीड के बारे में आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा साइक्लोन को देखना, इसको देखना, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या है, एक उसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस, मतलब डिजास्टर से पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, मिटिगेशन, ताकि वो वैसा डिजास्टर हो ही ना पाए। पर अगर एक बार आपका डिजास्टर हो गया, हिट कर गया, तो उसके बाद आपको क्या करना, तो डिजास्टर हिट कर गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, रेस्क्यू, कि लोगों को बचा के वहां से लाना है। रेस्क्यू करने के बाद उनका रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको वापस उनके घर में या जहां भी है उनको वहां तक पहुंचाना। तो इस तरह से ये जो पूरा कंप्लीट साइकिल है, कैसे एक प्रकार से आपदा आपको हिट करता है, तो उससे पहले क्या आप तैयारी करनी है और उसके बाद क्या करनी है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को पूरा का पूरा ना साइकिल को इस तरह से पढ़ लेना कि प्रिपेयर्डनेस होगा, मिटिगेशन होगा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, रेस्क्यू है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन है। तो ये सीक्वेंस को पढ़ लेना, हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे सीक्वेंस पूछ ले, ठीक है, कि अगर कहीं पर डिजास्टर हो गया तो उसके लिए आपको, मतलब डिजास्टर के लिए आपको कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दे रखा है, इसको प्लीज एक बार अच्छे से देख लेंगे। ऐसे भी नेट में अगर सर्च करेंगे ना सिर्फ साइकिल बोलकर तो एक डायग्राम आ जाएगा, उस डायग्राम को बनाकर अच्छे से 2 बार देख लेना, ताकि वहां से कंफ्यूजन ना हो। और साथ ही साथ आपको मैंने पहले भी बोला था क्या करेंगे, NDMA की वेबसाइट जाएंगे, वहां पर किसी भी आपदा में जाएंगे तो आपदा के रिलेटेड वहां पर FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, उस क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना कि उसके उन लोगों ने आंसर्स क्या क्या दिए हैं। तो उसमें सिर्फ ज्यादा नहीं होगा, हर आपदा के ऊपर मुश्किल से 6 या 7 या 10 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को देख लेंगे तो वहां से भी आपदा प्रबंधन को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और खुल्लर ने उस चीज को भी अपने बुक में लिख दिया, तो खुल्लर का बुक यहाँ पर मैं बोलूंगा कि एक सफिशिएंट मटेरियल होगा अपने आपको ये डिजास्टर प्रिपेयर करने के लिए, और इसमें कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब साइक्लोन के बारे में नहीं पढ़ना है आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि अब साइक्लोन हो गया, जैसे आपका फ्लड है, अब देखो साइक्लोन गया, अभी बारिश हो रही है, बाढ़ आएगा, तो बाढ़ के लिए भी हो सकता है। तो ये सब के बारे में कम पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा प्रबंधन को ज्यादा पढ़ना है कि उसको प्रबंधन कैसे की जा सकती है। दूसरा, कोई भी मेजर इवेंट जैसे सुनामी, तो लास्ट टाइम पूछा था नागापट्टनम वाला सबसे ज्यादा कहाँ हिट किया था या कौन सी जगह में नहीं हुआ था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, इसलिए वो एक चैप्टर अच्छे से वहां से कर लेंगे तो वहां से भी हो जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कहीं से भी प्रिपेयर करें, लेकिन आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेश्चन डिजास्टर के रिलेटेड पूछे गए हैं उसको आप क्या करेंगे, बस सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलूंगा आपको घटना चक्र, भले कि वो बुक कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन घटना चक्र यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि PSC डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा है घटना चक्र से, तो हमको कोई भी इसमें सोचना चाहिए कि यार घटना चक्र में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये वो, क्योंकि PSC का ही नेचर हो गया ना ऐसे कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा है, इसलिए हम भी उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट उसके रिलेटेड, ठीक है। अब आपको जो एक और टॉपिक लास्ट में दिख रहा है वो क्या है, आपका पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेलफेयर प्लानिंग आपको 1980 से और उसके बाद का आपको पूरा का पूरा देखना है, वो कौन कौन से उस चीज को पढ़ना है। तो होप इस चीज को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसा मैंने बताया है, जो बुक्स बताई हैं उससे वो टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे। और जिनको भी क्लासेस इसके रिगार्डिंग जो पहले भी बात हुई थी, तो अगर तो है तो आप लोग हमको थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे, तब हम उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, और अभी टाइम मिलेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे। बट अभी इस टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से ही पढ़ेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपका जब अभी जो टेस्ट है उसमें 75 क्वेश्चन जो आपके आएंगे इस पर्टिकुलर से रिलेटेड, क्योंकि हमको मेन में एग्जाम के दिन तो इसमें से
क्योंकि हम तो खुद अगर देखें एग्जाम में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 क्वेश्चन के अराउंड, और हम पूछने वाले हैं आपसे 75 क्वेश्चन, और ठीक है। तो और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो कहीं ना कहीं हम आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवा देंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और इन 100 क्वेश्चन से आपका इस 20 क्वेश्चन को हिट करने का कोशिश हमारा भी होगा, जहां पर हम करंट अफेयर और सारे टॉपिक को एक होलिस्टिक वे में पूछने की कोशिश करेंगे कि कम से कम कुछ हो ना हो तो कम से कम 100 क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये 20 क्वेश्चन को कहीं से कहीं प्रिपेयर हम करवा पाएंगे, ठीक है। और लगभग मैं आपको इतना भी बोलता हूँ कि 20 का 20 तो मैं गारंटी नहीं लूंगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और कोई भी क्वेश्चन में गारंटी तो नहीं लूंगा कि मेरे टेस्ट से आपके 2 आएंगे या 3 आएंगे। पर हाँ, इतना मैं बोलता हूँ कि ये जो 100 क्वेश्चन का जो मैं डिस्कशन लूंगा आपके साथ, उस क्वेश्चन से आप इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ही तैयार कर लेंगे। ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि उस क्वेश्चन से आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, और बहुत अच्छे वे में उस सब्जेक्ट को हम लोग आपको क्या करेंगे, तैयार कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सब्जेक्ट जरूर तैयार करा दूंगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग अभी फिलहाल कि अभी जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन उसको करिए, साथ ही साथ अपना हिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छोड़ना, छत्तीसगढ़ को भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 बैलेंस अप्रोच के बिना ये एग्जाम नहीं निकलेगा। प्लीज प्लीज मेक श्योर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पेपर 1 पेपर 2 में अगर हम लोग बैलेंस नहीं बनाएंगे तो ये एग्जाम में हम कहीं ना कहीं आप क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। और हमको फेल नहीं होना है, पास होना है। तो ये आपका बैलेंस स्टडी प्लीज फोकस करके आप लोग करेंगे, ठीक है। और रही बात, जो भी डाउट होगा, जैसा भी होगा, जो भी हम सारे साथ ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं, जो भी एनरोल कर लिए हैं, तो हमने आपका ग्रुप बना दिया। ग्रुप में मैं आपसे आज शाम को रात को लगभग 8 बजे के लगभग पर्सनली मैसेज डालूंगा आपको, और मेरा नंबर दूंगा। तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, जब चाहे तब आप फोन करके, और मैं आपको आपका जो भी टेस्ट चल रहा है टेस्ट के रिगार्डिंग जरूर हेल्प करूंगा, बताऊंगा किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा 8 बजे का वेट करेंगे। 8 बजे आज जो होगा मैं वहां पर आपका एक मैसेज डालूंगा इस एसीएफ एग्जाम और आपका किस तरह से अगले टेस्ट को, हर चीज को अप्रोच करना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां से एग्जीक्यूट कर जाएंगे पूरा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारे चीजों को देखते हुए अगले टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए लगिए। और थैंक यू एवरीवन जो भी मुझे लिसन कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है प्लीज रजिस्टर अर्ली, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे ताकि आपका टेस्ट के साथ छूटे ना, ठीक है। ये वेट मत करिए कि सिलेबस खत्म होगा तब हम जाके टेस्ट करेंगे, यार उसमें फिर फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम खाली आपके साथ टेस्ट नहीं रहे हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं साथ ही साथ, आप कैसे पढ़ें, और आपका हर एक वीक का प्लानर है यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपा हुआ, ठीक है, कि प्लान कर दिया आपके पर वीक को। बट अगेन आपको ये माने कि हम अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी बाद में भी आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट फिर उस समय ये हो जाएगा कि आपका सिर्फ टेस्ट पेपर होगा, उसकी डिस्कशन आप सुन सकेंगे। पर उस समय जो साथ में प्रिपरेशन करेंगे, जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स और जो ग्रे एरिया है, जो भी डाउट है, जहां पर भी आपका ग्रे एरिया, जहां पर आपको डिफिकल्टीज होती हैं, इस चीज को आप क्लियर अभी कर पाएंगे अगर हमारे साथ चल रहे हैं पूरा आपके क्या टेस्ट वाइज टेस्ट चल रहे हैं। अगर उस चीज को नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो डाउट आप खुद ही क्लियर करेंगे और फिर बाद में आप टेस्ट देंगे तो शायद वहां पर कुछ फंस भी सकते हैं। तो आपको जैसा भी करना हो आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, पर प्लीज एक चीज तो करना स्टार्ट कर दीजिए जिसको बोलते हैं स्टडी, और स्टडी बहुत अच्छे से करिए। कहीं वेट करने की जरूरत नहीं है कि 10 दिन 5 दिन बाद कोई अच्छी बुक आ जाएगी मार्केट में, ये हो जाएगी। जो मटेरियल है, जैसा मटेरियल है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तभी एग्जाम निकलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यही की है इस एग्जाम को निकालने के लिए, और आप किसी तरीके से इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज से ही एकदम बिल्कुल टाइम टेबल बनाकर आप बैठ जाएंगे और अपने लिए फाइट करना है, और उस फाइट को जीत के रहना है, बिल्कुल हारना नहीं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम पास होना फेल होना वो एक अलग चीज होता है, लेकिन अभी ये अप्रोच होना चाहिए कि मैं इसी फाइट को जीतूंगा और उस ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर वर्क करूंगा, ठीक है। तो ऑन दिस लाइन मैं आपको बोलूंगा थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपनी चीजों को प्रिपेयर करिए। थैंक यू।